हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान। आज की इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बार बार ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर पूरा डिस्कस किया जाएगा। यानी हर क्वेश्चन को आपको समझाया भी जाएगा, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन बन जाए तो वो भी पता हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि हम इसे दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे जो पूछे जाते हैं। सो हम इसे दो पार्ट में करेंगे। ओके, ये पार्ट है हमारा फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। अगर आप मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सी टेट 2020 की तैयारी कर रही हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक मिलेगा जिसका नाम है टेट एजुकेशन वे। वहाँ पे हमने सी टेट के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, तो आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? संसद का होता है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? तो जो भारत का राष्ट्रपति है ये संसद का एक पार्ट होता है, यानी एक अभिन्न भाग होता है। संविधान के जो आर्टिकल 79 में है उसमें ये लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलके बनेगी। दोनों सदन का मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर जो हमारी होगी वो संसद बनेगी, और उसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड होंगे। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यहाँ पर टोटल पूछे हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या फिर लोकसभा में। टोटल जो किए जाते हैं वो 14 किए जाते हैं, अगर कुल दोनों सदन को मिला के पूछा गया। लेकिन अगर अलग अलग पूछा गया तो ये भी ध्यान रखना है, जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और जो लोकसभा है उसमें 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। तो ये तो अलग अलग है, लेकिन अगर टोटल की बात हुई तो 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी जो कला क्षेत्र से या फिर विज्ञान क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से उन सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक अपना पद संभालेंगे? यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका कार्यकाल तो होता ही है, लेकिन वो किनकी इच्छा के अनुसार अपना पद संभालते रहेंगे? तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर है भारत के राष्ट्रपति। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो उस पद को धारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उनका कार्यकाल अगर 5 वर्ष का है तो वो 5 वर्ष तक ही करेंगे, उनसे पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। ये बोला गया है आर्टिकल 75 के 2 में, इसको बोला गया है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि भाई राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, किस पेस पे हटा सकते हैं। मान लीजिए अगर वो किसी चीज़ का दुरुपयोग कर रही हो, कोई वो गलत फैसला ले रहे हो, कहीं वो न्याय नहीं कर रहे हो, तो इन सब के उपरांत राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन इसका डी आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा पूछा गया तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 5 वर्ष का होता है। दोनों में फर्क है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। और एक बात और आपको यहाँ से मैं बताऊँ राज्यसभा के बारे में, जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन कहलाता है। स्थायी सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को
अस्थायी संघ कहते हैं। लोकसभा पूरी विघटित हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। इसके हमेशा 1/3 सदस्य जो हैं वो बदलते हैं, उनका कार्यकाल खत्म होता है और फिर 1/3 सदस्यों का जो है उनको उनके स्थान पर मतलब नए सदस्य जो है वो चुन लिए जाते हैं। इस तरह जो राज्यसभा है वो कभी भी खाली नहीं होती है, इसलिए इसे बोला गया है स्थायी सदन और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो अभी हमने बोला कि राज्यसभा में जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो टोटल 12 नामित किए जाते हैं और किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 के फर्स्ट में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों में कि राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको दे सकता है? यानी अगर लोकसभा का स्पीकर जो है, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा स्पीकर, वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे? तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि लगता है कि राष्ट्रपति को देंगे, नहीं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 90 के बी के तहत जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र जो है वो उन्हें देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? मतलब जब नए राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो रहे तब तक कौन काम करेगा? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उससे पहले ही पद खाली हो गया, चुनाव होने में मान लीजिए 2 महीने बाकी है तो 2 महीने के लिए उपराष्ट्रपति संभालते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? तो इस पद को संभाला जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के जगह पर काम करते हैं। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं तो फिर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी। मानिए जब तक नए राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तब तक उपराष्ट्रपति काम नहीं करेंगे और उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस जो ड्यूटी है राष्ट्रपति की वो निभाएंगे अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं होंगे, कभी आप सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या फिर एक संस्था है? संवैधानिक निकाय और संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संविधान के आर्टिकल 280 में ये बोला गया है कि संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति जब भी समझें तब भी वो क्या कर सकते हैं? एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे आई है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, यानी वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस 9 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया इसी बात पे कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिकल 316 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो है वो निकाय बनाया गया है कि भाई जो संघ लेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 12th क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसका आंसर भी ऑप्शन बी है। यानी 76 आर्टिकल के अनुसार 76 के फर्स्ट में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। यानी जिसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है उसके पास जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना उनकी जैसी योग्यता होनी चाहिए
उस हिसाब से राष्ट्रपति उन्हें महान्यायवादी नियुक्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो देखिए, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहा जाता है। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे, यानी पहली बार तो तब बने थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद दोबारा ही इनको राष्ट्रपति चुनाव में ये जीते थे, तो 2 बार ये राष्ट्रपति के पद पर रही हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये याद रखना है, तीनों ही सेनाओं के जो हमारी है उनके सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरण लिए मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। देखिए, जो ये एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति होती है ये कराई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मतदाता है यानी जिसको वोट करना है वो उतने विकल्प चुन सकता है जितने प्रत्याशी हैं। मान लीजिए 3 लोग राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए हैं, तो जैसे हम नॉर्मल वोटिंग क्या करते हैं कि 3 लोगों में से किसी एक को वोट करेंगे जिसको हमें करना है, लेकिन जो एकल हस्तांतरण पद्धति होती है उसमें तीनों को ही वोट करा जाएगा, लेकिन प्रीफरेंस के हिसाब से। मतलब आप पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हो, तो मान लीजिए किसी को आप पहले नंबर पर रखोगे, किसी को दूसरे नंबर पर रखोगे, किसी को तीसरे नंबर पर रखोगे, यानी वोट सबको करना है, लेकिन प्रीफरेंस आपको चुनना है कि पहले आप किसे रखना चाहते हो। तो जिसके सबसे ज्यादा वोट पहले नंबर के होंगे वही प्रत्याशी जीत कर राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पद्धति अपनाई जाती है वो एकल हस्तांतरणीय पद्धति अपनाई जाती है। 16 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। यानी जो चुनाव वगैरह राष्ट्रपति के लिए कराए जाते हैं उसका जो निर्वाचन है वो कौन करता है, इसमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग ही। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन यानी चुनाव का आयोजन करता है। 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष या फिर राष्ट्र अध्यक्ष। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध का मतलब है उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, अकेले ही वो थे और वो जीत गए। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, तो उनका नाम था डॉक्टर संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनका जो चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था और उस टाइम पे ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके है जो कभी चेंज नहीं होती, इसलिए क्वेश्चनों की सीरीज चलाई गई है जिससे बार बार आप इन क्वेश्चंस को देखें तो कभी एग्जाम में गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। यानी ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने चुनाव किसका लड़ा, राष्ट्रपति का, लेकिन हार गए थे। तो उनका नाम था मैरो सिंह शेखावत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2007 में वो 13वें राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी तब उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें वो हार गए थे और प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति बन गई थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। तो इनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के पहले से राष्ट्रपति थे जो अराजनीतिज्ञ थे। इनका कार्यकाल जो रहा था वो 2002 से लेके ये 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो साइंस में उनमें अपना योगदान बहुत ज़्यादा दिया था और इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
को। तो ये आज के जो 20 क्वेश्चन थे, ये पहला पार्ट था जो हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन किए थे। पार्ट सेकंड जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड बाकी अगर आपको संविधान के क्वेश्चंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है उस लिंक को खोलें, वहाँ से, या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरे चैनल की। वहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। सो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप ज़रूर पढ़ें। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।